हरे हरे कृष्णा, कृष्णा। दंडवत प्रणाम। भक्ति वेदांत अस्पताल और अनुसंधान संस्थान के प्रमुख कार्यक्रम इस्कॉन डिवोटी हेल्थ केयर सर्विसेज में मैं सभी उज्जैन भक्तगणों का स्वागत करता हूं। इस्कॉन भक्तों के स्वास्थ्य सेवा का शुभारंभ 2023 में आईएलएस मायापुर में हुआ था। इस पहल का उद्देश्य वैष्णवों की भलाई है। हम उज्जैन संगठनों के सभी भक्तों को आमंत्रित करते हैं एक ऑनलाइन स्वास्थ्य चर्चा में, जिसमें हमने आज का विषय चुना है विटामिन डी, विटामिन बी 12 के स्तर को संतुलित करने, साथ ही मधुमेह और रक्तचाप के विषय में जानकारी साझा करेंगे। हम मीरा रोड मुंबई में स्थित 300 बेडेड एनएबीएच मान्यता प्राप्त अस्पताल है। हम शरीर, मन और आत्मा के लिए समग्र स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते हैं, जिसमें एलोपैथी, आयुर्वेदी, होम्योपैथी और अन्य वैकल्पिक चिकित्सा उपचार की एक छत के नीचे उपलब्ध है। हम आधुनिक चिकित्सा ज्ञान के साथ समग्र दृष्टिकोण को जोड़ते हैं ताकि वैष्णवों की समग्र भलाई को बढ़ावा दिया जा सके। अब मुझे हमारे आज के वक्ता स्पीकर डॉक्टर प्रियांक दुमाड़े का परिचय कराने की अनुमति दे, जो कि एक कंसल्टेंट फिजिशियन इंटरनल मेडिसिन है, जो कि है सलाहकार चिकित्सक और इंटेंसिविस्ट। वे एक एमडी मेडिसिन है, भक्ति वेदांत अस्पताल और अनुसंधान संस्थान से जुड़े हुए हैं। भक्तों से निवेदन है कि कृपया अपना ऑडियो म्यूट रखें और वीडियो बंद रखें। आपके सभी प्रश्नों का उत्तर डॉक्टर द्वारा इस सत्र के अंत में दिया जाएगा। अब मैं डॉक्टर को आमंत्रित करता हूं और आप सभी भक्तों का धन्यवाद देता हूं कि आप इतने बड़ी मात्रा में आज इस सत्र में जुड़े हुए हैं। ओवर टू यू डॉक्टर। हरे कृष्णा। एम आई ऑडिबल? Yes, हरे कृष्णा। yes, yes. यस यस। ओके। हरे कृष्णा। प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेसेंसेस। आई एम हैप्पी। मैं खुश हूँ। मैं दोनों इंग्लिश और हिंदी मिक्स करके शायद बात करूँगा। मैं खुश हूँ कि मुझे ये अवसर मिला है कि डिवोटीज के लाइफ में कुछ मैं कंट्रीब्यूट कर सकूँ। क्योंकि इस्कॉन उज्जैन की मेरी पुरानी यादें हैं। मैं 2012 में फर्स्ट टाइम इस्कॉन आईवाईएस में, जब मैं एमबीबीएस स्टूडेंट था तभी मैं आया था वहाँ पे। तो इसकी यादें स्टिल मेरे ब्रेन में अभी भी है। और मुझे बहुत प्रेरणा मिली थी वहाँ से, इसलिए आई एम ऑलरेडी इंडेप्टेड टू इस्कॉन उज्जैन डिवोटीज। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। सो हमारा जो आज का टॉपिक है विटामिन डी, विटामिन बी 12, हाइपरटेंशन और डायबिटीज। तो मैं आपको बहुत सारा थियरी बता के बोर नहीं करना चाहता एक्चुअली सुबह सुबह। सो आई विल स्पीक मोर प्रैक्टिकल पॉइंट्स जो आप अपने लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, या आप जब भी डॉक्टर के पास जाएं तो क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए ये पता चाहिए, और घर पे भी क्या चीज़ें आप कर सकते हैं। तो इस पे हम ज़्यादा चर्चा करने की कोशिश करेंगे। सो विटामिन डी के बारे में हम पहले बात कर लेते हैं। तो विटामिन डी जो होता है, प्रोबेबली मैं स्लाइड स्लाइड छोड़ के भी कुछ चीज़ें बात करूंगा, तो आप मैं जो बात करूँगा उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे तो बेटर रहेगा। तो विटामिन डी, विटामिन बी 12, ये दो बहुत ही प्रमुख विटामिन है बॉडी में। विटामिन डी क्यों ज़रूरी है ये हमें पहले जानना पड़ेगा। विटामिन डी जो है उसका पहले तो स्रोत जानते हैं कहाँ से आता है। तो विटामिन डी खाने जो हम खाना खाते हैं उसमें बहुत कम मात्रा में होता है। जैसे कुछ फ्रूट्स में हो गया, बहुत सारे नॉन वेजिटेरियन सोर्सेस है, हम तो वेजिटेबल्स लेते नहीं हैं, लेकिन फ्रूट्स वेजिटेरियन सोर्सेस में बहुत कम विटामिन डी होता है। थोड़ा सा दूध में होगा, योगर्ट में होगा, या फिर मिल्क में होगा, लेकिन बहुत कम मात्रा में है। सबसे ज्यादा विटामिन डी होता है वो सूर्य में। सूरज देवता ही हमको विटामिन डी दे सकते हैं। तो सूरज के माध्यम से आता है, हमारी स्किन उसको अब्जॉर्ब कर लेती है। स्किन एब्जॉर्ब करने के बाद उसका कुछ चेंजेस होता है, थोड़ा लीवर में चेंजेस होगा, थोड़ा किडनी में चेंजेस होगा, और फिर ये जो एक्टिव विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये मैकेनिज्म होता है। सूरज से लेके बॉडी में थोड़ा मॉडिफिकेशन होने के बाद फिर किडनीज उसको अल्टीमेटली एक एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। और ये एक्टिव फॉर्म में जब हो जाता है विटामिन डी, तो ये विटामिन डी फिर आपके इंटेस्टाइन में से, मतलब हथेलियों में से कैल्शियम और फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करता है। तो इस पूरी प्रोसेस में हमको ये पता चलता है कि विटामिन डी जरूरी है कैल्शियम और फॉस्फोरस एब्जॉर्प्शन के लिए बॉडी में। मतलब एक व्यक्ति अगर कैल्शियम की गोलियां खा रहा है लेकिन उसके शरीर में विटामिन डी की कमी है, तो कभी भी उसका वो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा, चाहे आप कितना भी कैल्शियम खा लें।
तो फर्स्ट टेक अवे मैसेजेस कि आपका विटामिन डी अगर शरीर में कम है तो बॉडी में कैल्शियम खाने की मात्रा से या टैबलेट से वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, वो बोन्स तक पहुंचेगा नहीं, तो आपके बोन्स वीक हो जाएंगे, जिसको ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में। और ये स्पेशली विटामिन डी कम हो जाता है कि इन लोगों में जो वयोवृद्ध है, जो 55 ईयर्स के ऊपर हो गए हैं, क्योंकि एज के साथ भी थोड़ा विटामिन डी कम हो जाता है, तो उनको ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी हो जाती है। और जब ये ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब क्या, हड्डियां वीक हो जाना, तो विटामिन डी कम होने से पहला प्रॉब्लम जो होता है वो है कैल्शियम कम होना, और उसकी वजह से हड्डियां वीक हो जाना। तो हड्डियां वीक हो जाती है तो आपने देखा हो गया कि जो ओल्ड लोग हैं 55 ईयर्स के, थोड़ा सा बाथरूम में से बाहर निकल गए, स्लिप हो गई कहीं, थोड़ा सा लग गया, तुरंत से फ्रैक्चर हो जाता है। स्पेशली हिप फ्रैक्चर उनको बहुत कॉमनली हो जाता है, हिप में या फिर स्पाइन में थोड़ा सा गिर जाता है, ट्रिवियल ट्रॉमा से भी उनको फ्रैक्चर हो जाता है तुरंत से। तो एक प्रॉब्लम होता है ये हड्डियां कमजोर होके फ्रैक्चर हो जाना। दूसरा विटामिन डी का कमी होने की वजह से एक तकलीफ और होता है कि उनका आपका इम्यून सिस्टम पे बहुत असर हो जाता है विटामिन डी कम होने के कारण। आपने देखा होगा कि कोविड में लोग सब विटामिन डी खा रहे थे, तो जब जिस व्यक्ति का विटामिन डी कम होता है, दे आर मोर प्रोन टू वायरल इन्फेक्शंस एंड एलर्जीज। तो एलर्जी और वायरल इन्फेक्शन बार बार होना ये विटामिन डी की कमी से भी होता है, दे आर मोर प्रोन, में ज्यादा होगा ये, क्योंकि वो इम्यून सिस्टम को ठीक करने की कोशिश करता है। थोड़ा बेनिफिट विटामिन डी का आपके कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, हार्ट की हेल्थ पे भी होता है। तो ये तीन प्रमुख रीजन है कि आपको विटामिन डी आपके शरीर में ठीक करना चाहिए। एक है आपकी हड्डियां मजबूत करने के लिए, एक आपका इम्यून सिस्टम ठीक करने के लिए, और ये आपका कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ ठीक करने के लिए। तो सिम्टम्स क्या हो सकते हैं एक व्यक्ति को विटामिन डी कम होने के? ऐसा नहीं कि जो बूढ़े लोग हैं उनमें ही विटामिन डी कम होगा। विटामिन डी एक यंग व्यक्ति में भी कम हो सकता है। अगर एक व्यक्ति जो ज्यादा घर में ही है, ऑफिस वर्क है, सूरज में ज्यादा नहीं निकल पा रहे हैं, उनमें विटामिन डी कम हो सकता है। फिर जो लोग डार्क है थोड़े कॉम्प्लेक्शन से, और जो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, तो डार्क रहेंगे तो सनलाइट इतना एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, तो उनमें विटामिन डी कम हो सकता है। फिर किसी को जैसे मैंने बताया कि उसका कन्वर्जन होता है, लीवर किडनी हथेलियों पे एक्ट करता है, तो किसी व्यक्ति को लीवर का प्रॉब्लम हो, किडनी का प्रॉब्लम हो, हथेलियों का प्रॉब्लम हो, तो उनमें भी विटामिन डी कम हो सकता है। अधिकांश लोगों में विटामिन डी की कमी पाई जाती है। तो इसलिए जब भी आपको अगर बॉडी में पेन है, वीकनेस हो रहा है, बार बार वायरल इन्फेक्शंस हो रहे हैं, एलर्जी का प्रॉब्लम है, तो आपको जाके विटामिन डी चेक करना चाहिए, और स्पेशली ओल्ड लोगों को तो करना ही चाहिए, क्योंकि वय होने के बाद ये फ्रैक्चर्स प्रिवेंट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि फ्रैक्चर जब हो जाता है तो आप देखते हैं कि कोई बूढ़े लोगों को फ्रैक्चर हो गया तो वो बेड बाउंड हो जाते हैं फिर, और बहुत डिफिकल्ट होता है उनको ऑपरेट करना भी वो एज में। तो बेटर कि प्रिवेंट करें इसको। तो विटामिन डी डॉक्टर के पास जाएंगे आप तो कभी विटामिन डी चेक करा लीजिए, और विटामिन डी कम होगा तो उसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है। आप में से कई लोग लेते भी होंगे, हफ्ते में एक गोली लेते हैं जिससे विटामिन डी भर जाए। तो अगर ले रहे हैं, किसी का कम है, तो एडिक्वेट क्वांटिटी में लेना भी जरूरी है। तो डिपेंड करता है कितना है। अगर बहुत ज्यादा कम है तो आपको 12 हफ्ते भी लेना पड़ सकता है विटामिन डी। दूसरा मैं यहाँ पे विटामिन डी के बारे में बोलना चाहूंगा कि जो भी 55 ईयर्स के ऊपर लोग हैं, 50 to 55 ईयर्स के ऊपर, उन्होंने एक स्कैन आता है डेक्सा स्कैन, DEXA, डेक्सा स्कैन, जो आपका पॉसिबिलिटी कितना है फ्रैक्चर होने का वो बताता है कि आप हाई रिस्क पे है क्या फ्रैक्चर होने के। अगर ये आपको पहले ही मालूम पड़ जाता है तो आप ये फ्रैक्चर्स प्रिवेंट कर सकते हैं बहुत ही इजीली। कैल्शियम और विटामिन डी के और कुछ हड्डियां मजबूत करने के दवाई लेके ही आप फ्रैक्चर्स प्रिवेंट कर सकते हैं। तो जो भी 55 ईयर्स के ऊपर है आपके एरिया में, जहाँ पे भी डेक्सा स्कैन की फैसिलिटी अवेलेबल है, विटामिन डी कर सकते हैं और डेक्सा स्कैन कर सकते हैं और प्रिवेंट कर सकते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ब्लड टेस्ट से ही हो जाता है विटामिन डी चेक। और डेक्सा स्कैन एक एक्सरे मशीन जैसे होता है जिसमें आप अपने हड्डियों को चेक कर सकते हैं कि कितना हड्डियां वीक है। दूसरा चीज है कि विटामिन डी ज्यादा हो गया तो भी तकलीफ होती है, उसके बोलते हैं विटामिन डी टॉक्सिसिटी। कुछ लोग मैंने देखा है कि 2-2 3-3 साल विटामिन डी कैल्शियम लेते रहते हैं। तो चेक भी करना चाहिए बीच में विटामिन डी की कितना है। अगर आपने 6 महीने विटामिन डी लिया तो उसके बाद कितना है। अगर बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी लेवल में चला गया तो भी तकलीफ होती है विटामिन डी की।
तो सादा अभी उसे बोलते हैं विटामिन डी टॉक्सिसिटी, उसमें भी वही सिम्टम्स दिखेंगे, मसल पेन, बोन पेन, भूख कम हो जाना। या विटामिन डी आपने बहुत ज्यादा ले लिया तो कैल्शियम ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगा बॉडी में, जैसे मैंने बताया था कि विटामिन डी कैल्शियम एब्जॉर्ब करता है, तो बहुत ज्यादा विटामिनों के कारण कैल्शियम ज्यादा एब्जॉर्ब होने लगेगा, और फिर वो किडनी थ्रू किडनी में इंजुरी होना, किडनी में तकलीफ होना, स्टोन होना, ये तकलीफ हो सकती है। इसलिए उसका पहले लेने के पहले कितना है और लेने के बाद कितना है, 10-12 हफ्ते के बाद देख लेना चाहिए, या कोई 2-2 साल तक विटामिन डी कैल्शियम की दवाई ले रहा है तो भी उसको चेक करना चाहिए। तो ये हो गया विटामिन डी के बारे में। तो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन जो है दैट इज विटामिन बी 12। विटामिन बी 12 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट विटामिन है, बिकॉज ये दो चीजों में हेल्प करता है विटामिन बी 12। एक तो है कि विटामिन बी 12 आपके बॉडी में ब्लड बनाता है। जैसे दो चीजें लगती है ब्लड बनाने के लिए बॉडी में, एक है आयरन, दूसरा है विटामिन बी 12। तो आयरन के बारे में तो बहुत सारे लोगों को पता होता है कि आयरन की कमी हो जाए तो शरीर में खून नहीं बनता है। वैसे ही बी 12 भी सेम टू सेम उतना ही इम्पोर्टेंट है कि अगर बी 12 कम हो जाए तो आपके शरीर में खून बनना बंद हो जाएगा। और वेजिटेरियंस में बहुत कॉमन है बी 12 डिफिशियंसी, कि मोस्ट ऑफ द सोर्सेज जो बी 12 है नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज है, और बी 12 के वेजिटेरियन जो सोर्सेस है दैट आर मिल्क, टू सम एक्सटेंट फ्रूट्स और दही, वो पनीर, मिल्क प्रोडक्ट्स जो है उसमें ही बी 12 पाया जाता है। बाकी सोर्सेस में बहुत कम है बी 12 होता है, बाकी सब नॉन वेजिटेरियन सोर्सेस। तो डिवोटीज के लिए तो दूध और पनीर, इसमें ही बी 12 ज़्यादा मात्रा में आपको मिलेगा। बी 12 से एक तो खून बनना है, दूसरा है नर्वस सिस्टम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बी 12 की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको हाथ में झुंझुनाहट, चींटियां आना, ब्रेन पे असर हो कि आपका मेमोरी थोड़ा कम हो जाना, इम्बैलेंस होना, ये सब तकलीफें हो सकती है। तो दो इम्पोर्टेंट चीजें हैं बी 12 के बारे में, कि एक तो आपके नर्वस सिस्टम पे एक्ट करके आपको तकलीफ हो सकता है, या आपका खून कम हो सकता है। तो आपको इसका ट्रीटमेंट है कि आपको बी 12 लेना पड़ेगा सप्लीमेंट। बी 12 तो पहले चेक कीजिए, और वो चेक करने के पहले आपको ये ध्यान देना चाहिए कोई आप मल्टीविटामिन नहीं ले रहे हैं, नहीं तो टेस्ट बहुत गड़बड़ आ जाएगा। तो बी 12 आप अगर ले रहे हैं तो उसको भी सही मात्रा में लेना बहुत जरूरी है। किसी का बी 12 अगर 100 के नीचे है तो इंजेक्टेबल बी 12 लेना बहुत बेनिफिशियल है। तो ओवरऑल हेल्थ के लिए बी 12 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा संक्षिप्त में मैं विटामिन डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के बारे में बताना चाहूंगा, फिर हम शायद क्वेश्चन आंसर्स ले सकते हैं क्योंकि उसमें शायद बहुत सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो डायबिटीज और ब्लड प्रेशर ये आज के पैंडेमिक है। मतलब जैसे कोरोना हमने बीमारी देखा है, वैसे डायबिटीज और ब्लड प्रेशर है। इंडिया अभी ऑलमोस्ट वर्ल्ड का कैपिटल हो जाएगा डायबिटीज में, इतना कॉमन है डायबिटीज। और मैं तो मेडिसिन में सबसे डेंजरस बीमारी बताऊंगा तो वो है डायबिटीज, सबसे डेंजरस टाइप का एक बीमारी है। तो डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट ये जानना है कि वो बोलते हैं ना कि कोर्ट, हॉस्पिटल में जाना ही नहीं चाहिए, उसका स्टेप ही नहीं चढ़ना चाहिए। तो ये दोनों बीमारी वैसी है कि आपको प्रिवेंट जितना इसको करेंगे उतना ही बेटर है। तो डायबिटीज में होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ पहले तो, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। तो डायबिटीज मतलब दो चीजें होती है इसमें, एक है शुगर, एक है इंसुलिन। ये दो वर्ड्स को आप याद रखिए, शुगर और इंसुलिन। तो डायबिटीज के पेशेंट में शुगर उसके शरीर में बढ़ने लगती है, और ये शुगर बढ़ने का कारण होता है कि एक तो इंसुलिन की मात्रा कम है शरीर में, या इंसुलिन की मात्रा सही है लेकिन वो इंसुलिन बराबर से काम नहीं कर रहा है। क्योंकि ये शुगर को अगर बॉडी में यूज करना है, ये पूरा ह्यूमन सिस्टम बॉडी है, ब्रेन से लेके आपके मसल्स सब शुगर पे काम करते हैं। तो यदि शुगर का इस्तेमाल करना है तो उसके लिए चाबी है इंसुलिन। इंसुलिन होगा तो ही शुगर इस्तेमाल होगा, और तो ही फिर ये शुगर मसल्स को मिलेगा, ब्रेन को मिलेगा, और सही तरीके से आपका बॉडी काम कर पाएगा। तो यदि किसी इंसान में इंसुलिन की कमी है तो उसके शरीर में शुगर बढ़ जाएगा, या यदि किसी इंसान के शरीर में इंसुलिन योग्य मात्रा में है लेकिन वो ठीक से काम नहीं कर रहा है इंसुलिन,
तो वो शुगर यूज नहीं कर पाएगा। तो वो शुगर यूज नहीं कर पाएगा तो उसके ब्लड में शुगर वैसे के वैसे रहेगा। और बॉडी का अपना सिस्टम होता है, बॉडी को लगता है कि अरे मेरे पास शुगर ही नहीं है, शुगर एक्चुअली बहुत मात्रा में है लेकिन यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो बॉडी को ऐसा लगने लगता है कि मैं शुगर इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे जरूरत है मेरे मसल्स और ब्रेन के लिए, लेकिन वो इंसुलिन का प्रॉब्लम की वजह से वो शुगर इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। तो बॉडी क्या करने लगती है कि शुगर होते हुए भी बॉडी को लगता है कि शुगर नहीं है, तो वो बाकी सोर्सेज से शुगर बनाना चालू करेगी। तो लीवर में से थोड़ा शुगर लेना चालू करेगी, आपके मसल्स में से शुगर लेना चालू करेंगी, आपके फैट में से शुगर लेना चालू करेगी, और वापस शुगर को ब्लड में डाल देगी। लेकिन ब्लड में से तो शुगर इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहा है, तो उसको लगेगा वापस और शुगर नहीं है, तो साइकिल चालू हो जाता है, क्योंकि इंसुलिन का प्रॉब्लम है। तो ये प्रोसेस है डायबिटीज का। और ऐसे लोगों को डायबिटीज हो जाता है। तो डायबिटीज दो टाइप के होते हैं, ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। एक होता है टाइप 1 डायबिटीज और होता है टाइप 2 डायबिटीज। तो 90% लोगों को ये टाइप 2 डायबिटीज होता है। इसमें टाइप 2 का मतलब ये है कि आपका लाइफस्टाइल की वजह से आपको डायबिटीज हो गया है। मतलब मोटापा है, या फिर कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, बहुत बैठे बैठे जॉब है, बहुत आप कार्बोहाइड्रेट का इंटेक ज्यादा कर रहे हैं, शुगर का इंटेक ज्यादा कर रहे हैं, और आप एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे हैं, और डाइट भी आपका ठीक नहीं है, तो आपको टाइप 2 डायबिटीज हो जाएगा। और टाइप 1 डायबिटीज जनरली यंग लोगों में होता है, और टाइप 2 डायबिटीज आपको 40-50 साल की उम्र में आने लगेगा। अभी तो बहुत यंग लोगों को भी होगा, 30-35 एज के ईयर्स को भी टाइप 2 डायबिटीज होता है। और टाइप 1 डायबिटीज है ये जो बचपन से ही जिसको है, जेनेटिक लेवल से, जेनेटिक कारण हो सकता है, या पैंक्रियाज के उसको जो भी तकलीफ है, जहाँ पे इंसुलिन बनता है पैंक्रियाज में, उसकी जो तकलीफ है, जो टाइप 1 डायबिटीज है, यंग एज में चालू हो जाता है। और टाइप 1 और टाइप 2 में एक मुख्य डिफरेंस है कि टाइप 2 के पेशेंट्स जो है वो दवाइयों से मैनेज हो सकता है, लेकिन टाइप 1 जो है वो दवाई से कभी मैनेज नहीं हो सकता, उनको इंसुलिन की जरूरत है, क्योंकि उनकी बॉडी में इंसुलिन ही नहीं है। और टाइप 2 के पेशेंट में इंसुलिन है उसके बॉडी में, लेकिन वो उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। ये टाइप 2 वालों का प्रॉब्लम है कि वो इंसुलिन है लेकिन इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। और टाइप 1 का प्रॉब्लम है कि उसके शरीर में इंसुलिन ही नहीं है। तो इंसुलिन नहीं होगा तो उसको इंसुलिन ही लेना पड़ेगा, तो ही उसका ट्रीटमेंट हो पाएगा। टाइप 2 जो है वो टैबलेट से मैनेजेबल है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आपको अगर डायबिटीज नहीं चाहिए है, तो पहले तो आप 30 या 35 ईयर्स के एज में है तो आपको चेक करवा लेना चाहिए आपका खाली पेट का शुगर, खाने के बाद का शुगर। और आपने सुना होगा आजकल की कि HbA1c करके एक टेस्ट होता है, HbA1c। ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एवरेज शुगर आपको देता है। फिर क्योंकि कभी कभी हमारा शुगर फास्टिंग किसी दिन नॉर्मल हो सकता है, या खाने के बाद हमने कुछ ज्यादा स्वीट नहीं खाया होगा तो नॉर्मल भी हो सकता है। लेकिन HbA1c आपको एवरेज शुगर देता है और कंफर्म आपको बता सकता है कि आपको डायबिटीज है या नहीं है। तो ये टेस्ट करना बहुत जरूरी है, फास्टिंग शुगर, खाने के 2 घंटे के बाद का, और HbA1c। तो स्क्रीनिंग कौन करना चाहिए? एक 30 से 35 साल के बाद में आपको डायबिटीज का एक बार तो चेकअप करना चाहिए, और वो पॉजिटिव है तो उसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए, नेगेटिव नहीं है तो हर 3 साल में आपको एक बार तो शुगर चेक करना चाहिए। क्योंकि शुगर और BP ये दो बीमारियों के कोई भी सिम्टम्स नहीं है। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में कोई सिम्टम नहीं आता है, जब तक शुगर आपका बहुत नहीं बढ़ जाता है तब तक आपको कोई सिम्टम नहीं आएंगे। तो ये टेस्ट से ही मालूम पड़ सकता है। तो सिम्टम्स जब आने लगता है तब तक बहुत देरी हो चुकी होती है, क्योंकि डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो आपके पूरे शरीर को अफेक्ट करती है। आपके ब्रेन को अफेक्ट करेंगी, स्ट्रोक की प्रॉब्लम बढ़ा देते हैं, हार्ट पे अफेक्ट करेगी, फिर आपके किडनीज पे अफेक्ट करेंगी, आपके नसों पे अफेक्ट करती है, स्किन पे अफेक्ट करती है। जो डायबिटीज के पेशेंट होता है वो दे आर मोर कॉमन फॉर इन्फेक्शन, उनको इन्फेक्शन भी तुरंत हो जाता है, वायरल इन्फेक्शन है, पैर में गैंग्रीन होना। तो ऐसा कोई भी ऑर्गन नहीं है बॉडी में जो डायबिटीज की वजह से अफेक्ट नहीं होता है। और इंडिया में बहुत कॉमन है डायबिटीज, हर एक 5 व्यक्ति में से एक व्यक्ति को डायबिटीज है, तो इतना कॉमन है। तो अगर घर में आपके किसी को डायबिटीज है, आपके पेरेंट्स को डायबिटीज है, आपके सिबलिंग्स को डायबिटीज है, तो आपको डायबिटीज का चेकअप जरूर कराना चाहिए। आपको मोटापा है, और मोटापा का डेफिनेशन आपको जानना बहुत जरूरी है। इंडिया जो एक देश है जहाँ पे हमारा जो डाइट है वो कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट है। हम लोग कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा खाते हैं, प्रोटीन की मात्रा कम होती है हमारे यूजुअल खाने में। तो कार्बोहाइड्रेट में बहुत सारा शुगर होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि शुगर मतलब मीठा ही टेस्ट है।
शुगर मतलब कार्बोहाइड्रेट्स में बहुत ज्यादा शुगर होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स, ये तीनों जरूरी है बॉडी के लिए। लेकिन इंडिया का जो डाइट है, कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा खाते हैं हम, तो शुगर ऑलरेडी हमारा बचपन से ही लोग बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, तो प्रोन है डायबिटीज के लिए। इसलिए जो डायबिटीज प्रिवेंट करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज करना, क्योंकि ये जो मसल्स है आपके बॉडी के वो शुगर यूज करेंगे। तो आपके मसल्स को शुगर यूज करने के लिए उनको एक्टिव रखना चाहिए, तो ही इंसुलिन बेहतर तरीके से एक्ट करेगा। एक्सरसाइज करेंगे तो इंसुलिन ठीक से एक्ट करेगा, और वो शुगर जो आपके ब्लड में है वो मसल्स यूज करेंगे, तो वो शुगर वैसे ही ब्लड में से कम हो जाएगा। तो एक्सरसाइज करना। दूसरा है डाइट। डाइट में से जब आप शुगर का इंटेक कम कर देंगे, तो डाइट में बेसिकली कार्बोहाइड्रेट जो जो चीज़ों में है, जैसे चावल में बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, आलू है, फिर बहुत सारे मीठे फल है जिनमें बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट होता है, तो उसको कम मात्रा में, स्वीट्स है सबसे इम्पोर्टेंट, स्वीट्स, मैदे का चीज़ें, इसमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, ये कार्बोहाइड्रेट शुगर बना देता है। तो ये सब डाइट में कंसर्न करना, हाई फाइबर डाइट खाना चाहिए, प्रोटीन ज़्यादा खाना चाहिए आपको, और सब्जियां, फाइबर और प्रोटीन इंटेक, जैसे दाल, स्प्राउट्स, सब्जियां ज़्यादा खाएं, इसमें ज़्यादा प्रोटीन और फाइबर है, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो डाइट सबसे इम्पोर्टेंट है, एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक्सरसाइज भी ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा जिम जाने की ज़रूरत है, इवन 15 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज डेली या अल्टरनेट भी करें आप, तो इम्पोर्टेंट है। और एक्सरसाइज का मतलब सिर्फ चलना नहीं है, चलना तो 55 या 60 एज के ऊपर के लोग कर सकते हैं, लेकिन जो यंग लोग हैं, 30, 40 ईयर्स, 50 ईयर्स है, वो थोड़े बहुत फिजिकल एक्टिविटी जैसे साइकिलिंग है, स्विमिंग है, सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, कार्डियो एक्सरसाइज है, रनिंग है, थोड़ा सा एग्रेसिव टाइप का एक्सरसाइज करना चाहिए, सूर्य नमस्कार है। तो ये एक्सरसाइज करेंगे तो आपके मसल, जैसे हम मंदिर में दंडवत मारते हैं, तो पूरा बॉडी यूटिलाइज हो जाता है, आपके पैर यूटिलाइज होंगे, हाथ यूज होंगे, पूरा एक सूर्य नमस्कार जैसे हो जाता है वो। तो वो पूरे बॉडी के मसल्स को एंगेज करना इंपॉर्टेंट है, ताकि वो सही मात्रा में शुगर यूटिलाइज कर सके और शुगर ऐसे ही कम हो जाए। तो डाइट, एक्सरसाइज, कोई भी एडिक्शन नहीं चाहिए, अल्कोहल, स्मोकिंग। फिर स्ट्रेस, ये बहुत इम्पोर्टेंट कारण है आजकल की लाइफ में, स्ट्रेस। तो स्ट्रेस की वजह से बहुत शुगर बढ़ता है इंसान का। अगर आपकी स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, तो बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज होता है, कॉर्टिसोल है, ब्लड प्रेशर बढ़ाने वाले हार्मोन, शुगर बढ़ाने वाले हार्मोन्स, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाले हार्मोन्स, ये बढ़ जाते हैं स्ट्रेस की वजह से। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, स्ट्रेस तो कहीं जाने नहीं वाला है, लेकिन उसको मैनेज करना हमको सीखना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से मोटापा आ जाता है, आपकी स्लीप खराब हो जाती है। तो इरेग्युलर स्लीप साइकिल जिनके हैं उनको भी डायबिटीज होने की प्रॉब्लम्स है। तो ये चीज़ें ध्यान रखें कि आपके डाइट, एक्सरसाइज, स्लीप, नो एडिक्शंस, ये आपको अच्छे से करना है डायबिटीज प्रिवेंशन के लिए। क्योंकि आप अभी से प्रिवेंट करेंगे तो डायबिटीज नहीं है, जैसे मेरे पेरेंट्स को डायबिटीज है, तो अभी से ही मैं सोचता हूँ कि अभी से ही सब कुछ चीज़ें कम करना, स्वीट्स कम खाना, एक्सरसाइज करना, ये चीज़ें करनी चाहिए। और ये बच्चों को भी आपने बताना चाहिए, जो आपके घर पे बच्चे हैं, क्योंकि हमारे इंडियन कल्चर में बचपन से ही लोग स्वीट्स बहुत पसंद करते हैं, बच्चे चॉकलेट्स खाते हैं, स्वीट खाएंगे, बोर्नवीटा पियेंगे, तो चावल खाएंगे, चाय पियेंगे, उसमें शुगर है, तो हर चीज़ में शुगर है, बचपन से ही ये प्रोसेस चालू हो जाता है। तो ये बचपन से ही बहुत इंपॉर्टेंट है। एक 12 to 16 ईयर्स के एज से ही कोई बच्चे भी अगर थोड़े से हेल्दी है, उनको भी वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। और इंडिया में ओबेसिटी का डेफिनेशन, जो मोटापा का डेफिनेशन जो है, ऐसा नहीं कि आप शरीर से मोटे तो ही मोटे हैं। अगर आपके शरीर में दो चीजें होती है, एक तो मांस होता है, दूसरा फैट होता है। अगर कोई व्यक्ति पतला दुबला पतला है, लेकिन उसके शरीर में फैट की मात्रा ज्यादा है, तो भी उसको डायबिटीज होने की संभावना है। इसको बोलते हैं नॉर्मल वेट ओबेसिटी, नया टर्म है, कि आपका वजन नॉर्मल हो सकता है, लेकिन उसमें मसल्स कम है और फैट ज्यादा है। तो एक्सरसाइज करके ही मसल बन सकते हैं, और फिर ही आप डायबिटीज को मात दे सकते हैं। तो ये संक्षिप्त में डायबिटीज के बारे में है। इसके बारे में जो भी प्रश्न है वो आप हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये बाकी सब ऑप्शंस है, ये तो इंसुलिन वगैरह है। बाकी हाइपरटेंशन के बारे में भी मैं बताना चाहूँगा, ब्लड प्रेशर के बारे में। तो ब्लड प्रेशर भी डायबिटीज की तरह ही एक बीमारी है, दोनों भाई भाई है, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर साथ में आते हैं।
और जब साथ में आते हैं तभी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है बॉडी में। क्योंकि आप जो देखते हैं लोगों को 50 साल की उम्र में या जल्दी भी, आजकल तो 30 साल की उम्र में ही हार्ट अटैक आना, पैरालिसिस होना, अ, हाथ पैर में झुंझुनाहट होना, दिखना कम हो जाना, थकान लगना, इन्फेक्शंस बार बार होना। तो ये इन दोनों के मुख्य कारण है डायबिटीज और ब्लड प्रेशर। शुरुआत ही इनसे होती है। और इनको जब डायबिटीज और ब्लड प्रेशर किसी व्यक्ति को 5 साल 10 साल हो जाए और कंट्रोल नहीं है, तो उसको फिर ये बड़े कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। तो पूरा उद्देश्य डायबिटीज और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का यही है कि आपको कॉम्प्लिकेशंस ना हो। आपने देखा होगा ब्लड प्रेशर और शुगर से कोई प्रॉब्लम नहीं होता किसी को, लेकिन जब भी प्रॉब्लम होते हैं तो वो इतने सीवियर प्रॉब्लम होते हैं कि उसके ट्रीटमेंट ज्यादा है नहीं। फिर वो कुछ कॉम्प्लिकेशन या कुछ बॉडी डेफिसिट लेके ही इंसान को जीना पड़ता है। इसलिए इसको प्रिवेंट करना ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये ब्लड प्रेशर का डेफिनेशन है। तो हर किसी व्यक्ति का भी ब्लड प्रेशर अगर 130 के ऊपर है तो उसको बीपी है। ऊपर का 130 और नीचे का जो ब्लड प्रेशर है 80 के ऊपर, तो उसको हम ब्लड प्रेशर मान के ही चलेंगे। तो उनको मॉनिटरिंग की जरूरत है। आपको मॉनिटर करना है और आपका बीपी, आइडियली आपका बीपी 130 के नीचे रखने की कोशिश करनी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ब्लड प्रेशर भी दो टाइप होता है ब्लड प्रेशर में। एक जो होता है लोगों को एज के साथ हो जाता है, उनकी आर्टरी स्टिफ हो जाती है और उसकी वजह से ब्लड प्रेशर हो जाता है। और कुछ लोगों को यंग एज में ही ब्लड प्रेशर हो जाता है। आपने देखा होगा कि 20-30 साल में ही ब्लड प्रेशर हो जाता है। तो ऐसे व्यक्तियों को ज्यादा सतर्क रहना चाहिए। इनके बहुत अलग अलग कारण हैं प्रेशर के। सिर्फ बीपी का गोली लेके उनको फायदा नहीं होगा, उनका कारण ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो यंग लोग हैं जिनको बीपी हो जाता है, या आपको 30, 25, 30, 35 ईयर्स, लेस देन 40 ईयर्स में ब्लड प्रेशर हो रहा है, तो उसके कारण अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स हो सकता है। जैसे कोई किडनी का बीमारी है, कोई ट्यूमर है शरीर में, कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है, या जो किडनी की आर्टरीज है उसमें कोई ब्लॉक है। तो ये पैथोलॉजिकल रीजंस है जिसको ट्रीटमेंट करने की जरूरत है, तो ही आपका ब्लड प्रेशर ठीक होगा। ये यंग हाइपरटेंशन बोलते हैं इसको। या लोगों को बाकी कारणों की वजह से भी ब्लड प्रेशर होता है। किसी को स्ट्रेस है, जेनेटिक प्रॉब्लम है, एज हो रहा है, खाने में बहुत ज्यादा नमक ले रहे हैं, अचार पापड़ ये चीजें ले रहे हैं, उनको भी ब्लड प्रेशर हो सकता है। और एक चीज से ब्लड प्रेशर होता है, अगर आपने देखा होगा कि कुछ लोग रात रात को खर्राटे मारते हैं। तो ये रात को खर्राटे मारना भी एक प्रॉब्लम है। ये एक बीमारी है एक्चुअली। उसको बोलते हैं ओएसए, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनिया, जिसमें रात रात भर लोग खराटे मारते हैं। इतना खराटे मारता है कि वो बाजू वाला भी डिस्टर्ब हो जाता है, इतना उसको सुनाई देता है। और वो खराटे मारने की वजह से क्या होता है, वो व्यक्ति का नींद नहीं हो पाता है रात को। क्योंकि वो खराटे मारता है तो वो सांस नहीं ले पाता ठीक से, तो वो उठ जाता है बीच में से। और उस कारण की वजह से उसका नींद रात को नहीं होता है। तो ऐसे लोगों को भी पूरे दिन में नींद आने जैसा, थकान महसूस होना, बैठे बैठे सो जाना, ये सब तकलीफें होती है। और इस कारण की वजह से उनको ब्लड प्रेशर और डायबिटीज हो जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखिए, या किसी को है तो आप इसको नोटिस कर सकते हैं कि फराटे का प्रॉब्लम है, तो उसके लिए भी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। उसको भी सॉल्व करना चाहिए। वो बाईपैप मशीन यूज कर सकते हैं और नींद ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ब्लड प्रेशर का प्रिवेंशन के लिए भी सेम टू सेम डायबिटीज जैसे ही है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। ये डायबिटीज और ब्लड प्रेशर ये नए युग की बीमारियां हैं। ये वायरस या बैक्टीरिया से नहीं होती है। ये हमारा लाइफस्टाइल, जैसे हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उस हिसाब से ये बीमारियां होती हैं। तो ये सिम्टम्स है ब्लड प्रेशर के, कि अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो जाए तो क्या क्या हो सकता है। सर में दुखना, सर में ब्लीडिंग हो जाना, नाक से ब्लीडिंग आ जाना, छाती में दर्द होना, छाती में भारीपन लगना, सडनली स्वेटिंग हो जाना। तो ये सब सिम्टम्स किसी को दिख सकता है। अगर ये सब सिम्टम्स है तो आपको बीपी चेक करना चाहिए। तो आई गेस ये नटशेल में था, जिसके विटामिन डी, B12, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के बारे में। मुझे लगता है हम क्वेश्चन आंसर ज्यादा करेंगे तो ज्यादा उसमें क्लियरिटी आएगा। तो बेटर कि मैं डिवोटीज को रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछे, ताकि आपके बहुत सारे डाउट्स मैं क्लियर कर सकूं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा।
आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? यस प्रभु जी। प्रभु जी, मुझे 2 क्वेश्चन पूछना था यस कि पूछिए। जैसे अभी आपने विटामिन डी और विटामिन कैल्शियम के बारे में बताया कि डेफिशिएंट कंडीशंस में क्या क्या हो सकता है। बराबर। ठीक है, मान लो मुझे डॉक्टर ने विटामिन डी की डेफिशिएंसी बताई, उन्होंने कहा कि बराबर। भैया 4 हफ्ते या 6 हफ्ते मेडिसिन लेनी है, उसके बराबर। बाद आपका ये जो डेफिशिएंसी है वो ठीक हो जाएगा। मान लो बराबर। मैं किसी कंडीशन की वजह से भूल गया, उसको 6 की जगह में 8 हफ्ते या 12 हफ्ते खा गया, हाँ हाँ। तो जो ओवर एब्जॉर्प्शन है वो बॉडी में आपको कैसे दिखता है? पहला क्वेश्चन तो वो ये है। यस एक यस। दूसरा क्वेश्चन ये है कि पहले जो हम लोग ब्लड शुगर जो नापते थे वो तो सिर्फ फास्टिंग और पोस्ट मील होता था। बराबर। उसके बाद ये HbA1c का कॉन्सेप्ट आया। बराबर। मुझे एक चीज समझ में नहीं आई कि HbA1c में हाउ हाँ। दैट मीन्स डायग्नोसिस कि 1 जुलाई को मेरा ये था, 15 जुलाई को ये था, या 30 सितंबर को ये था, ये कैसे मॉनिटर होता है? मतलब मुझे टेक्निकलिटी समझ में नहीं आया। यस हरे यस। कृष्णा। अब बताता हूँ मैं। तो ओवर एब्जॉर्प्शन का पहले आपको बता देता हूँ। ओवर एब्जॉर्प्शन में भी वही सिम्टम होंगे। ओवर एब्जॉर्प्शन में थकान महसूस होना, बोन पेन होना, किडनी में स्टोन होना, क्योंकि ओवर एब्जॉर्प्शन होगा तो कैल्शियम ज्यादा हो जाएगा और किडनी में से कैल्शियम निकलता है बाहर। तो विटामिन डी टॉक्सिसिटी जो लेवल्स है वो मोर देन, अगर आपके बॉडी में 90 के ऊपर चले गए, जो वो भी टेस्ट से ही मालूम पड़ता है। जैसे विटामिन डी का आप टेस्ट करते हैं और आपको ये सिम्टम्स है, और आप बहुत टाइम से, और ये 4 हफ्ते या 6 हफ्ते की मेडिसिन से नहीं होगा किसी को। अगर 12 हफ्ते भी खा लिया आपने विटामिन डी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन आप विटामिन डी बहुत 1-2 साल से खाई जा रहे हैं तो ये तकलीफ होगी। बहुत रेयर है विटामिन डी टॉक्सिसिटी होना। तो अगर किसी पेशेंट को कोई प्रॉब्लम है किडनी का तो उनको विटामिन डी टॉक्सिसिटी हो जाएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम तो कैल्शियम नॉर्मल बॉडी तो उसको निकाल लेगा, एक्स्ट्रा कैल्शियम किडनी में से ही। लेकिन किसी को किडनी का प्रॉब्लम है ऑलरेडी तो वो कैल्शियम नहीं निकाल पाएगा, तो उसमें दिक्कत होगी। तो विटामिन डी टॉक्सिसिटी बहुत रेयर है, पहले तो बहुत कम लोगों को होगा। तो 12 हफ्ते भी खाएंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन वो जो 2-2, 3-3 साल खा रहे हैं तो उनको ये तकलीफ होगी, जिसमें बॉडी पेन और मसल पेन, बोन पेन, ज्यादा प्यास लगना, ये सब सिम्टम्स दिखेंगे। तो ये विटामिन डी टॉक्सिसिटी का लेवल्स है, और वो जब आप टेस्ट करेंगे तो जब मोर देन 100 हो जाएगा आपका विटामिन डी बॉडी में, तो वो आई गेस ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। दूसरा, ये फास्टिंग और पोस्ट प्रांडियल जो शुगर्स है आप देखते हैं, तो बराबर आपने जैसे बताया कि फास्टिंग पहले देखते हैं और फिर पोस्ट प्रांडियल मतलब खाने के बाद का देखते हैं। और ये HbA1c का कॉन्सेप्ट ऐसा है प्रभु जी की, ये जो है आपके शुगर, ये हीमोग्लोबिन में देखते हैं वो, हीमोग्लोबिन में ये एवरेज शुगर है। ये रोज का जो फ्लक्चुएशन है आपका शुगर में, जैसे कि मान लो मैं डायबिटीज पेशेंट हूँ, मैं कॉन्शियस हो जाऊंगा कि मुझे कल शुगर चेक करना है तो मैं आज रात को कम खाना खाऊंगा। या अभी मुझे खाना खाने के बाद का चेक करना है तो मैं शायद कॉन्शियस हो जाऊंगा कि नहीं, आज मैं रोज नहीं खा रहा हूँ, वो ये खाता हूँ, और ये डॉक्टर के पास जाता हूँ ये टेस्ट करने, क्योंकि शायद डॉक्टर के पास जाऊंगा ये सब खा के तो बढ़ जाएगा, तो डॉक्टर्स जो मेडिसिन बढ़ा देंगे। तो ये नॉर्मल भी हो सकता है, या किसी और रीजन की वजह से भी फास्टिंग आपका चेक करेंगे वो कम था, पोस्ट प्रांडियल भी नॉर्मल था। लेकिन जो HbA1c है वो एवरेज शुगर है, वो 3 महीने में एक बार चेक किया जाता है पहली बात तो, क्योंकि हमारा पूरा ब्लड 3 महीने में एक बार चेंज होता है। तो जितना भी शुगर में फ्लक्चुएशन जल्दी है, आ जाओ, जल्दी नहीं है टाइम, 1 सेकंड का। तो जितना हेलो, भर के उतना ना कम से कम। म्यूट आई गेस, कोई अनम्यूट हो गया। तो HbA1c जो है वो फ्लक्चुएशन का एक एवरेज निकाल के आपको देंगे। तो 3 महीने में आप एक HbA1c चेक कर सकते हैं। अगर आपका 3 महीने पहले HbA1c समझो मान लो 7 था, तो वो 7.5 हो गया, मतलब आपका शुगर कंट्रोल नहीं है कहीं पे, वो फ्लक्चुएशन हो रहा है। ऐसा नहीं कि हम फास्टिंग शुगर देखेंगे तो उसी समय शुगर चेंज हो गया, या खाने के बाद ही शुगर, पूरे दिन में शुगर चेंज होता रहता है। आपको एक्चुअली आइडियली फास्टिंग भी देखना चाहिए, खाने के बाद भी देखना चाहिए, डिनर के पहले, डिनर के बाद, लंच के पहले, डिनर लंच के बाद भी देखना चाहिए, लेकिन ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं है। तो ये फ्लक्चुएशंस ऑफ शुगर पूरे 24 घंटे में होते रहता है, और इसका एक एवरेज HbA1c हमको देता है। तो HbA1c आप मॉनिटरिंग के लिए यूज कर सकते हैं 3 महीने में। जो डायबिटीज है वो 3 महीने में एक बार चेक कर सकते हैं। जो जिसी को डायबिटीज नहीं है उसका HbA1c शुड बी लेस देन 5.7। जिसको डायबिटीज होने वाला है, जो भी हो जाएगा, उसका 5.7 से 6.5 के बीच में होता है। और जिसका 6.5 के आगे चला गया उसको डायबिटीज हो गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉपुलेशन वो है
जिसका HbA1c 5.7 to 6.5 के बीच में है, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अभी शुगर को वो जड़ से उखाड़ दें। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, एक्सरसाइज और डाइट करके ही बहुत एग्रेसिव होकर तभी उसको हटा दें, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंट करना ये हमारा उद्देश्य है। ये डायबिटीज से तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन इसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशन होगा उससे बहुत प्रॉब्लम होगा, और वो सॉल्वेबल भी नहीं है। तो HbA1c एवरेज शुगर है मॉनिटरिंग के लिए, जो 3 महीने में एक बार चेक कर सकते हैं। और ओवरऑल आप दवाई खा रहे हैं, उसका आपको फायदा होगा कि नहीं उससे आपको मालूम पड़ेगा। आप दवाई खा रहे हैं लेकिन आपका HbA1c बढ़ रहा है तो प्रॉब्लम है। ठीक है, हरे कृष्णा। प्रभु जी सॉरी एक क्वेश्चन और पूछना था डायबिटीज से रिलेटेड, कि जैसे कई बार क्या होता है HbA1c आपने जैसे 5.7 बताया, मैक्सिमम उसमें कवर हो जाते हैं, मतलब सबको कुछ ना कुछ डायबिटिक के लक्षण मिलते ही मिलते हैं। और हाँ। आपने अगर खाली पेट और पोस्ट मील करते हैं तो उसमें कई बार जो अलग अलग काउंट आते हैं उसमें तो वो ऑलवेज मेजरमेंट के नीचे ही दिखाता है। तो हमको तो किस चीज को प्रेफरेंस देना चाहिए दोनों मेथड में से? तो दोनों मेथड का उद्देश्य अलग अलग है, प्रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है। तो दोनों मेथड का अपना अपना यूज है। तो HbA1c से ये देखने के लिए कि आप जो दवाई ले रहे हैं उसका फायदा होगा ही कि नहीं। लेकिन रेगुलर मॉनिटरिंग में शुगर कितना है, मुझे जैसे मुझे फास्टिंग 100 आइडियली 110 के नीचे रखना है खाने के पहले का, ये आइडियल है। और खाने के बाद का मुझे 180 के नीचे रखना है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और किसी व्यक्ति को मालूम पड़ गया कि उसका HbA1c 5.7 है, तो एटलीस्ट वो सतर्क रहना चालू हो जाएगा कि अभी मुझे इसको बढ़ने नहीं देना है, या फिर मैं कुछ ये आदतें कर रहा हूँ तो इसको चेंज कर सकता हूँ। और फिर उस हिसाब से वो डॉक्टर को अप्रोच कर सकते हैं। और सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की उसको जरूरत है या उसको दवाइयों की जरूरत है, जनरली 5.7 to 6 के बीच में है तो हम बोलते हैं कि एग्रेसिव लाइफस्टाइल, पहले ट्रीटमेंट है डाइट और एक्सरसाइज ही। और लेकिन कुछ दवाइयाँ भी लेंगे तो भी फायदा ही होगा, अगर मोटापा है कुछ रीजन, वो डिपेंड करता है पेशेंट के कंडीशन पे। लेकिन आइडियली कि किसी का HbA1c 5.7 to 6 के बीच में है तो उसको एग्रेसिव पहले 3 महीने तो डाइट और एक्सरसाइज करना चाहिए, और फिर उसका HbA1c देखना चाहिए कि वो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। 5.6 के बीच में एटलीस्ट मेंटेन करने की तो कोशिश करनी चाहिए, उसको भले ही कम नहीं कर पाए लेकिन उतना मेंटेन तो रखे ऐसे। तो प्रेफरेंस का नहीं है इसमें, इट इज जस्ट फॉर मॉनिटरिंग, कि आपको मालूम पड़े कि मैंने अगर मेरा HbA1c किया है और वो 5.8 है, मुझे पता है कि आई एम प्रोन टू डायबिटीज, तो अभी मैं सतर्क हो जाऊँ, अभी से मैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एक्सरसाइज करूँ, ऐसे उसको बढ़ने नहीं दूँ। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु, हरे बहुत बहुत धन्यवाद। लेट गिव अदर चांस टू स्पीक प्रभु। ओके, थैंक यू प्रभात प्रभु फॉर आस्किंग मेनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वन क्वेश्चन ऑन योगराज प्रभु यहाँ पे भक्तिवेदांत हॉस्पिटल के कोऑर्डिनेटर हैं, ये तो ये कर रहे हैं, तो वो कुछ तो प्रभु जी, हम सवालों का सत्र तो जारी रखेंगे ही, लेकिन उसके पहले मैं स्वागत करना चाहता हूँ संदीप कैमल जी का, हमारे सर्वज्ञ कृष्ण प्रभु, जो कि हेड है ब्रांडिंग, कॉर्पोरेट रिलेशंस और पब्लिक रिलेशंस के, जिनको 20 से अधिक साल का एक्सपीरियंस है और वो भक्तिवेदांत अस्पताल के साथ जुड़े हुए हैं। और वो हमें इस्कॉन डिवोटी हेल्थ केयर सर्विसेज के बारे में बताएंगे। तो आपसे निवेदन है प्रभु जी कि आप हमें बताइए। इसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन सभी के लिए जारी रहेगा, प्लीज थोड़ा सा। योगराज, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। आई थिंक वी कैन कंटिन्यू विद द क्वेश्चन आंसर सेशन, उसके बाद मैं लेता हूँ, फ्लो कंटिन्यू करने दीजिए। लेट द स्लाइड बी देयर। ओके ओके। हाँ प्रभु जी, आप प्रश्न पूछिए, मैं उसके बाद सेशन मेरा पॉइंट ले लूँ। जगह जीवन प्रभु जी। यस प्रभु जी, बट मुझे लग रहा है कि क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, फिर आपका पॉइंट हो पाएगा कि प्रभु इम्पोर्टेंट है आपका सेवा, तो नहीं चलेगा, वी मैनेज दैट, इट्स नॉट बिग टाइम, बट यू कैन आस्क क्वेश्चन। क्वेश्चन ऑन द बिहाफ ऑफ मेनी डिवोटीज। प्रभु जी थैंक यू, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने नटशेल में काफी कुछ बताया। रिगार्डिंग विटामिन B12, आज हम देख रहे हैं कि मिल्क प्रोडक्ट जो है, मिल्क उसका प्रोडक्ट भी नहीं है, तो इसी कारण से एक वेगन कॉन्सेप्ट भी आया है और इस्कॉन में भी कुछ लोग फॉलो कर रहे हैं। तो उसको क्या, उसका सब्स्टिट्यूट क्या है, और जिन लोगों को किसी को है जो मिल्क सूट नहीं करता या उस क्वालिटी का मिल्क नहीं मिल पा रहा है ना, तो क्या उसके लिए अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं हमारे पास? हाँ, B12 के बहुत कम अल्टरनेटिव्स है, एक फ्रूट्स ही रह जाता है, पनीर, दूध और फ्रूट्स, ये तीन ही चीजें वेजिटेरियन सोर्सेस में B12 के सोर्सेस हैं। तो पहले तो आप B12 चेक कर लीजिए, अगर आपका B12 बहुत ही कम है और 100 के नीचे है तो बहुत प्रॉब्लम है।
100 के नीचे है तो आपको आइडियली आईवी विटामिन B12 लेना चाहिए, और या किसी व्यक्ति को नहीं सूट हो रहा है मिल्क, तो यू कैन टेक B12 टैबलेट्स. There are tablets available, you can take. There are sprays, there are tablets, there are IV medications. किसी का बहुत ही कम है, उसको सिम्टम्स भी है, खून भी कम हो गया है, तो IV B12 लेना चाहिए. या फिर टैबलेट्स अवेलेबल है, यू शुड टेक B12 टैबलेट. बिकॉज B12 की कमी एक तो ये खाने की कमी की वजह से हो सकती है, या किसी व्यक्ति को पेट का ही प्रॉब्लम है, वो B12 खा रहा है लेकिन एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा है बॉडी में, तो भी B12 की कमी हो सकती है. तो ये दो मुख्य कारण है. और जिसको दूध नहीं है, जिसको एलर्जी है, दूध से मोशंस हो जाते हैं दूध पीने की वजह से, ही कैन टेक टैबलेट्स ऑफ विटामिन B12. थैंक यू. तो जी आप एक एक नाम पुकार सकते हैं ताकि डिवोटीज. Haribol, can you see, listen? यस यस माता जी. Is मेरा नाम actually my name is Chandramukhi Devidashi. I'm in from Ujjain, and just I'm asking the high blood pressure and the orthopedic, the problem, the knee problem, back problem, and joint problem, is the related? Blood pressure and knee problem. So it is not related, माता जी. No, so whatever, I'm 77 old and I am having blood pressure for a long time. I'm taking the tablets and it is what is called, it is manageable. But just I wonder, you are asking about the vitamin D. For deficiency of the vitamin D, the orthopedic problem comes, or other also things comes. So in that case, actually maybe I'm asking you about the orthopedic problem. Is it okay to ask or no? Yes, you can ask, माता जी. Okay, so I'm actually having for long time chronic back problem, and then sleep this and that. So I am now, I'm having vitamin D and vitamin what is called Calcium. calcium. Yeah, calcium as well. So still now my back is, I can manage, but nowadays my knees is giving problem, especially right knees. Both knees are giving problem. So in that case, how can I help me? So माता जी, your problem because of that is not because of any deficiency right now. No. Vitamin D, or since you are taking vitamin D and calcium, so vitamin D and calcium will just it will help you to strengthen your bones. But the knee problem is mostly, what I feel right now, is because of osteoarthritis. The joints have come closer and they have started brushing against each other. The ligament जो है around the knee joint is almost might have been problematic for you. So that's why it is causing pain. So right now you can get an X-ray done for those things. I don't think medicines will help much, probably. If you do a X-ray, we'll come to know what the reason is. Just taking vitamin D and calcium may not help you much. So you can do an X-ray and look for osteoarthritis, whether the joints are brushing against each other and they are causing pain. So this could be osteoarthritis. And for you at this age of 77, you can do a DEXA scan, which is to look for osteoporosis, so that you don't get any fracture. Since you are, and also you can check your vitamin D3 levels. If you're taking vitamin D3 from a very long time, you can check whether they have gone above toxicity levels, more than 90, 100. That is also not good. You can check your vitamin D once. You can do an X-ray for your knees to see whether they are causing problems. They are brushing against each other, because that will lead to pain. And just eating vitamin D and calcium won't solve that problem. Depending upon the intensity of the problem of your knee pain, you can
if the doctor says that you will require an operation, or there are certain injections which will reduce the pain, or some physiotherapy which can help you, that you can do. Hello, Hare Krishna. And Hello, was that okay? यस प्रभु, मैं बोल रहा था प्रभु, हैंड रेज जो भक्त लोग के हैं आप उनके नाम ले सकते हैं. Hand is okay. Hare Krishna. Yes, Hare Krishna. I'm from Mauritius. Yes, Mataji. Yes, my question is, I can't take milk and the milk product, but I am suffering from arthritis. Arthritis. So, Okay. yeah, I recently came to Indian Ujjain, and the Ayurvedic doctor gave me the medicine Rucot and Ostica Plus. But I think Okay. it is not enough. I am still suffering. But can you advise me what to take for But, vitamin B? B12. What kind of arthritis you have? Is it the small joints, the large joints, is it a single joint, or all the joints? Only my knee. But I don't know exactly. Only the knee. Only the knee is Yeah. paining. Yeah, So at times, not every time. At times. But At you know what times. I take? I usually take blueberry and celery and broccoli. All these things I take. What is your age? 70. 70. So you had done your X-rays? Sorry? When you went for the doctor, have you done your X-ray when you went there? No, X-ray haven't done. No. I think you should do an X-ray, because that is important. We need to know the cause for the knee pain first of all. Then Okay. only we can treat properly. Most of the time when people go, calcium and vitamin D is given as the first treatment. But even if it is not getting recovered with it, we have to do an X-ray. We have to know the root cause. X-ray or an MRI. Whether the ligament is a problem or whether the joint is a problem. So we need to find the cause, and then we can treat it properly. Yeah. Like that. So one thing I tell you, I am coming next month in India. So last Yes, time ma'am. when I came, I just visited the hospital. But Okay, I ma'am. want to come to the hospital. How many days I must stay there in Mumbai? For your knee pain, knee treatment. Yeah, I want to do a treatment there. Yeah. Okay, so whatever, depends upon the treatment choice that you take. You go for allopathy or Ayurvedic. Depends upon that. No, So Ayurvedic. Ayurvedic. Yeah. I think Ayurvedic, I may not be the person, because I'm an allopathic doctor. I'm an MD medicine. Okay. So Ayurvedic department is there. Probably you can get an MRI done of your knee, and then you can meet them and you can explore the options that how they can help you. One thing again, within 6 months, I have lost 10 kilos. Hmm. But I asked the doctor when I came in Ujjain, I asked them, he told me that maybe I have becoming diabetes or cancer, but I'm not sure. So He just told me, but I could not stay because I had to come back. okay. So anyways, you will be visiting Bhaktivedanta. I think it requires more of detailed history to understand the problem. With Yeah. this, it won't be possible on this conversation. So when you come to Okay. Bhaktivedanta, probably we can help you. Okay. Thank you so much, Dr. Hare Krishna. Thank you. So much. Yes, हरे कृष्णा, पांचन Yes, प्रणाम। Mataji. Hare Krishna. मुझे रोमोटाइड अर्थराइटिस है। Okay. अभी 5-6 महीने पहले ही वो हुआ, उसी बीच मेरा एक्सीडेंट भी हो गया था। Okay. तो हमने पहले पतंजलि भी गए थे, शिविर अटेंड किया था, तो वो हम पूरा कर नहीं पाए, उसी बीच एक्सीडेंट हो गया था। तो मुझे स्पाइन में भी दिक्कत आई थी, और फिर हमने एलोपैथी इलाज कराना शुरू किया है। तो मुझे उससे रिलीफ तो है, लेकिन उन डॉक्टर साहब का कहना है कि ये आपको हमेशा लेनी पड़ेगी दवाइयाँ। तो क्या ये सही है, लेना मतलब उचित रहेगा? देखो, एलोपैथी
अभी अच्छा है रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए, लेकिन अगर आप आयुर्वेदिक भी कर सकते हैं तो अच्छा है आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन आयुर्वेदिक के लिए फिर आपको उतना डेडिकेशन डाइट में, उनका पंचकर्मा और वो सब थेरेपी से जाना पड़ेगा ठीक से। लेकिन एलोपैथी में तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए जिंदगी भर ट्रीटमेंट लेना ही पड़ेगा। यस। तो ये कोई साइड इफेक्ट तो नहीं करेगा, इस ये डर रहता है थोड़ा सा मन हाँ, में। डिपेंड करता है वो आप क्या मेडिसिन ले रहे हैं, क्या चालू है आपको। कुछ मेडिकेशंस के है साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे मिथोट्रिक्सेट अगर आपको चालू है, MTX जो हफ्ते में एक गोली रहती है सैटरडे संडे वगैरह, पता जी नहीं जी। मुझे चालू की नहीं, तो हाँ, अगर एक ऐसे हफ्ते कुछ, में, हाँ, हफ्ता साप्ताहिक गोली दी है उन्होंने एक। हाँ, तो उसके है साइड इफेक्ट्स, लेकिन उससे किसी लोगों को अच्छा भी हो सकता है पूरी तरह से, लेकिन इट कम्स विद अ क्योंकि साइड मुझे इफेक्ट। मतलब पैर के नाखून से लेके मतलब सिर बहुत कंधा पेन है। पूरा दर्द करता था, हाँ, बहुत पेन होता था। yes। तो आयुर्वेदिक आपने किया था तो आपको फायदा हुआ था क्या? थोड़ा सा लगा था, मतलब पूरा नहीं लग पाया था। लेकिन पंचकर्मा और वो सब किया था आपने? जी जी, हाँ जी। और श्रृंगी थेरेपी होती है, वो भी घुटनों में हुई थी, तो उससे उस समय काफी रिलीफ लगा था मुझे। तो आप एलोपैथी करके फिर साइड बाय साइड आप आयुर्वेदिक कर सकते हैं फिर, अगर आपको करना है शिफ्ट तो। लेकिन अगर इससे आपको आराम पड़ा है और आपको कुछ तकलीफ नहीं हो गया है, साइड इफेक्ट नहीं हो गए हैं, बेसिकली इसके साइड इफेक्ट यही होते हैं कि आपको हीमोग्लोबिन हमेशा और WBC काउंट चेक करते रहना चाहिए। और ये आप मॉनिटरिंग करेंगे तो आयुर्वेदिक में, एलोपैथी में भी कोई तकलीफ नहीं होगी। तो एलोपैथी में आपको मॉनिटरिंग की जरूरत है। डॉक्टर ने बोला है आपको कि 3 4 5 6 महीने में एक बार टेस्ट करने हैं, तो फिर करके जाके विजिट करना इंपॉर्टेंट है। जी जी, हाँ, अपने ही वो मन से हर मतलब दूसरे महीने तीसरे महीने बुला रहे हैं वो, तो तीन हम चार महीने में कंटिन्यू एक बार जा भी सलाह रहे मिलेगी। हैं। जी जी। साइड इफेक्ट्स का मॉनिटरिंग करना जरूरी है, तो उसको आप मॉनिटरिंग करेंगे तो नहीं होगा। जी जी। थैंक यू प्रभु जी, हरे हरे कृष्णा, कृष्ण। प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। माता हरे जी, कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। प्रभु जी, मेरा एक प्रॉब्लम है कि मेरा हीमोग्लोबिन बहुत कम है और मेरे बार बार मुंह में छाले आ जाता है, लेकिन अभी 6 मंथ से नहीं हुआ है। लेकिन कभी कभी कुछ भी खा जाती हूँ ना, तो मुझे प्रॉब्लम होता है बहुत। तो हीमोग्लोबिन भी बहुत कम है, मतलब 7.5 से 9.5 हुआ है अभी अभी। अभी हो तो गया ना मैं क्या 9.5? करूँ? हाँ। 9.5 कैसे हो गया? कुछ तो आपने सप्लीमेंट लिया होगा, नहीं आयरन नहीं, का मैंने टैबलेट। आयुर्वेदिक जैसे बीट रूट का जूस पिया, कोई उस सब्जी है वो सब खाया, ये सब करके मेरा 9.5 हुआ है। तो मैं मोस्टली टैबलेट आपको नहीं खाया। तो आयरन डेफिशिएंसी होगा आपको, उसके वजह से ही, क्योंकि आपने सप्लीमेंट लिया तो आपका बढ़ गया। मतलब कुछ तो न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम ही था आपको। अच्छा अच्छा। तो आपने न्यूट्रिशन ठीक किया तो आपके छाले भी कम हो गए, वहां से आपको आयरन भी मिल गया होगा, ब्लड बनाने वाली चीजें B12 भी मिल गया होगा। तो न्यूट्रिशन से ही ठीक हो गया और वो छाले भी चले गए, क्योंकि बाकी मल्टीविटामिन भी आपको मिल गए। तो फ्रूट्स और सब्जियां, इसमें बहुत सारे मल्टीविटामिन, एक्सीडेंट और एंटीऑक्सीडेंट और मिनरल होते हैं। तो अगर आपका डाइट ही आप ठीक से करेंगे तो आपको दवाई लेने की जरूरत नहीं है फिर। मेक डाइट अच्छा एज अच्छा। योर मेडिसिन। ठीक। तो आपका वैसे ही हो गया फिर, अच्छी बात है। ठीक है बाबा हरे जी। कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। धन्यवाद। तो मेरा क्वेश्चन, दो क्वेश्चन है। एक तो है डायबिटीज से रिलेटेड। आजकल वी आर एवरीवेयर वी आर सेइंग कि डायबिटीज रिवर्सल, डायबिटीज रिवर्सल, तो क्या वाकई में डायबिटीज रिवर्सल हो सकती है? रिवर्सल, ओके, हाँ। हाँ। और सेकंड क्वेश्चन है, जैसे मेरी जो डायबिटीज थी, जैसे मेरी पहले 8.7 के आसपास अभी जब मैंने चेक कराई थी, जो H1B1C समथिंग निकला हाँ, था। बराबर। तो मैंने फिर भी दवाई मेडिसिन नहीं लिया। आई ट्राई टू कंट्रोल माई अच्छा, जो डाइट है उससे और एक्सरसाइज वगैरह से। तो बराबर। क्या दवाई लेना, मेडिसिन लेना जरूरी है? क्योंकि आई एम जस्ट वरी अबाउट दैट कि वी होम्योपैथिक, सॉरी, एलोपैथी दवाई वी कैन स्टार्ट, देन इट विल बी कंटिन्यू, दैट कैन जिंदगी नॉट भर बी। लेना पड़ेगा। हाँ, और वो उसके एज साथ क्या कितना होता है है, आप? उसका डोज, डोज इज इंक्रीजिंग, दे आर इंक्रीजिंग द डोज एवरी टाइम। तो एज मेरी एज कितना है आप? होगी अराउंड 38 के आसपास। 38 ईयर्स है, ओके। कितने साल से डायबिटीज है आपको? लास्ट ईयर 2022 में, मतलब 1 साल हुआ है अभी। हाँ, तब जाके ऑब्जर्व किया था, अभी 1 साल होने वाला है लगभग। बराबर। तो 8.7 है, 38 की ईयर्स में ही आपको डायबिटीज हो गया है, बराबर। थर्टी का एट से, कारण हाँ। तो, हाँ, तो आपको पेरेंट्स को भी शायद पता नहीं है कि आपके हाँ पेरेंट्स को डायबिटीज? हाँ, पेरेंट्स को डायबिटीज है, मेरे मम्मी पापा दोनों को डायबिटीज है। दोनों को डायबिटीज है? तो आपका मतलब हेल्दी भी है कि आपका वजन वगैरह कैसा है?
वजन तो वो जैसे मेरी एज के हिसाब से, जो मेरी हाइट है 5.7 और 5.7 के हिसाब से मेरा वेट है अराउंड 58-60 के आसपास रहता है। ठीक है, तो शायद आपको वो डायबिटीज 5.5। जेनेटिक भी होगा और कुछ लाइफस्टाइल की वजह से हो गया होगा। तो हम्म 38 है प्रभु जी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है देखना कि आपको टाइप 1 है कि टाइप 2 डायबिटीज है। ओके। क्योंकि टाइप 2 डायबिटीज अगर आपको होगा तो आपका दवाई से वो कभी ठीक नहीं होगा मेडिसिन खा के। टाइप 1 टाइप 2 है तो वो मेडिसिन से ठीक होता है। टाइप 1 होगा तो इंसुलिन लगता है वो पेशेंट्स को। हम्म और टाइप 2 है उनको दवाइयों से भी कंट्रोल कर सकता है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से कंट्रोल कर सकता है। लेकिन आपका HbA1c 8.7 हो गया है तो बहुत ज्यादा है ये। हम्म। तो आप मेडिसिन भी नहीं लेगा ना फिलहाल? नहीं, अभी नहीं ले रहा तो। हाँ, तो बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं कि कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, या किसी का HbA1c जब 6-7 भी हो जाता है तो वो बोलते हैं कि अभी हम दवाई नहीं लेंगे, हम बाद में कंट्रोल करेंगे इसको, मतलब हम अभी पहले ये करके देखते हैं। तो आइडियली तो वैसे ही करना चाहिए, जिसको आइडियली पहले डायबिटीज चालू होता है, लेकिन वो 3-4 महीने के लिए करना चाहिए, डाइट और एक्सरसाइज करके ट्राई करके। तो अगर डाइट और एक्सरसाइज से यदि किसी व्यक्ति का शुगर अच्छे से कंट्रोल हो गया इनिशियली ही, तो उसको वही लाइफस्टाइल मेंटेन रखना चाहिए। या एक इंसान ने 6 महीने तक करके देखा ये डाइट और एक्सरसाइज, लेकिन उसका कंट्रोल नहीं हो रहा है या वो सही तरीके से नहीं कर रहा है, तो फिर उसको मेडिकेशन पे जाना चाहिए। क्योंकि पूरा पर्पस डायबिटीज का कंट्रोल करना है, कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंट करने के लिए। सिर्फ आंकड़े हमको कंट्रोल नहीं करने हैं, हमको उसके वजह से जो कॉम्प्लिकेशन होने वाला है वो कंट्रोल करना है। तो आपका HbA1c ऑलरेडी 8.7 हो गया है, आपको मेडिकेशन लेने की बहुत ज़रूरत है। तो पहले तो ओके, फाइंड आउट करें कि टाइप 1 है कि टाइप 2 है, और उस हिसाब से मेडिसिन लेना चालू करें। तो टाइप और 1 और टाइप डायबिटीज, 2 के लिए कोई टेस्ट होता है जिससे आइडेंटिफाई होते है कि टाइप 1 है कि हाँ टाइप 2 है? टेस्ट होते हैं लेकिन बहुत कॉस्टली टेस्ट है। जैसे सी पेप्टाइड लेवल्स करके एक टेस्ट होता है, उसके बाद ओके। में कुछ एंटीबॉडीज होते हैं, GAD65 एंटीबॉडीज, जिंक ट्रांसपोर्टर एंटीबॉडीज, वो आपके डॉक्टर बताएंगे आपको। ओके। लेकिन ये टेस्ट करवा सकते हैं, लेकिन उसका बेस्ट तरीका है कि आपको पहले दवाई चालू करके देखें। ओके। दवाई से ही सूट हो गया तो जनरली टाइप 2 ही होता है वो। अगर दवाई खा के ओके। भी कंट्रोल नहीं होगा मतलब वो टाइप 1 है, ऐसे है। और हाँ। डायबिटीज रिवर्सल के बारे में ऐसा है कि डायबिटीज रिवर्सल होता है, लेकिन जो बहुत ज्यादा लोग जिनके मॉडिफाइबल फैक्टर्स है, जैसे किसी को मोटापा है, खाने में उसका प्रॉब्लम है, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो इन लोगों को अगर डायबिटीज हो गया और जल्दी मालूम पड़ गया उनका HbA1c 6 है, 6.5 है, तो जल्दी रिवर्सल हो जाएगा। ये सब चीजें जब ठीक कर लेंगे और उसको मेंटेन भी रखेंगे तो वो रिवर्सल फेज में जा सकता है। लेकिन ये अगली इसमें होता है जल्दी। जैसे किसी को डायबिटीज पहले ही मालूम पड़ गया 6-7, तो डायबिटीज का पूरा कॉन्सेप्ट ये है कि आपको जल्दी, इतना जल्दी मालूम पड़ रहा है उसको, तभी ही स्ट्रिक्ट होके उसको कंट्रोल कर लीजिए। ऐसे मत कीजिए कि अभी मालूम पड़ा है तो फिर आप पहले ट्राई करेंगे, फिर हम ये वो ट्राई करेंगे, वो ट्राई करेंगे, और फिर बहुत ज्यादा होने के बाद हम दवाई लेंगे, तब तक ट्रेन निकल जाती है, फिर जी। बहुत तकलीफ होती है उसको कंट्रोल करने में। इसलिए आइडियली इसलिए मैंने बोला था कि जिसका HbA1c बहुत कम है पहले ही, अभी 6 से 7 के बीच में, वो ये कैटेगरी में आके रिवर्सल कर सकते हैं। और अभी तो बहुत वो शुगर मॉनिटरिंग के बहुत अच्छे अच्छे डिवाइसेस भी अवेलेबल है, जिससे आपको खुद को पता चल सकता है कि आप क्या खाने के बाद आपका शुगर स्पाइक होगा। जैसे आपने बहुत सारे एड्स देखे होंगे फेसबुक पे वगैरह, वो जो यहाँ पे एक मशीन चिपका देते हैं लोग, तो वो मशीन हर 15 मिनट में आपका शुगर चेक करती है, और आपके मोबाइल पे आ जाता है कि आपने पोहा खाया तो कितना आपका शुगर बढ़ गया, ये खाया तो आपने कितना शुगर बढ़ गया। तो हर खाने का आपको शुगर का दिखता है, ये आपने 4 फूड एक साथ खा लिए तो आपको शुगर कितना हो गया, तो वो आप ट्रैक कर सकते हैं। फिर उस हिसाब से आप डाइट आपका डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ ये सब मेरे से शुगर नहीं बढ़ता है और ये चीज़ें से शुगर बढ़ता है। तो डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 8.7 तो आपका बहुत ज़्यादा हो गया प्रभु जी, अभी तकलीफ चालू हो जाएगी अगर आप इसको ऐसे ही करते रहेंगे, तो इसको अभी कम करने की बहुत ज़रूरत है। ओके, तो अभी मेडिसिन ले लेना चाहिए। और अगर यस, मेडिसिन बाद में छूट भी जाती है कि अगर जैसे वी कैन कंटिन्यू द एक्सरसाइज एंड डाइट प्लान, हाँ, तो? यस यस, अगर आपने बहुत अच्छे से कंट्रोल कर लिया शुगर, डाइट एक्सरसाइज, देखो डायबिटीज सिर्फ मेडिसिन का ये नहीं है, डायबिटीज के लिए उतना पेशेंट भी उतना ही होशियार होना चाहिए। हम्म, सिर्फ डॉक्टर से नहीं कंट्रोल होगा डायबिटीज, डायबिटीज के लिए पेशेंट का कंट्रीब्यूशन भी उतना ही जरूरी है। ये पेशेंट को हैज टू बी मोटिवेटेड, उसको शुगर अपना डाइट, क्योंकि खाना तो वही खाने वाला है घर पे, डॉक्टर तो आके नहीं बताएंगे कि आपको ये एक बार बता देंगे OPD में, लेकिन बाद में फॉलो आपको ही करना है। तो जैसे 4 नियम लोग फॉलो करते हैं इस्कॉन में, वैसे डायबिटीज के नियम भी उसको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करने पड़ेंगे। तो
डाइट, एक्सरसाइज, अच्छी नींद लेना, तो ये सब चीजें जब कंट्रोल करेंगे आप तो आपका HbA1c में भी सुधार दिखेगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, थैंक यू सो मच प्रभु। जैसे मेरी वाइफ है तो उनको जो बैक पेन है, तो एक्चुअली दैट विल हैपन ड्यू टू व्हेन शी इज डांसिंग, तो उस समय से स्टार्ट हुआ, तो वो कंटिन्यू है लास्ट 2 मंथ से। तो क्या ये विटामिन डी और इसमें मेडिसिन भी वगैरह लिए डॉक्टर को दिखा के, पर कोई ज्यादा आराम नहीं मिला, तो क्या ये विटामिन डी या विटामिन B12 की कमी से हो सकता है? बहुत कम चांसेस है। मसल स्पाज्म, बोन प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है। आइडियली फिजियोथेरेपी उन्होंने करनी चाहिए, बैक मसल के एक्सरसाइजेस करने चाहिए। ओके, ये इसका सोल्यूशन है, फिजियोथेरेपिस्ट को मिलके पहले तो एक्सरे करके डॉक्टर को दिखाएं और फिर फिजियोथेरेपी करके मसल्स को एक्सरसाइज करें, और उसके बावजूद भी नहीं होता है, 6 महीने हो गए तो MRI कर लेना चाहिए फिर सीधा। ओके, ओके, ओके प्रभु, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। मैं भक्तों से निवेदन करूंगा कि वे सिवा एक ही सवाल पूछे। रेखा जी, आपका सवाल पूछिए। हरे कृष्णा। कृष्णा माता। तो मुझे ना तो डायबिटीज है ना शुगर है, मतलब ये BP है, बट मेरे को राइट आई में रेटिनल प्रॉब्लम हुआ, तो उसके पीछे क्या रीजन? ये तो बहुत रीजन हो सकते हैं, मतलब बहुत ही नॉन स्पेसिफिक क्वेश्चन है, इसका स्पेसिफिक आंसर देना बहुत डिफिकल्ट है। वो तो आपके ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ही बताएंगे, उसके 10 रीजन है कि एक व्यक्ति को रेटिनल प्रॉब्लम क्यों होता है। डायबिटीज और ब्लड प्रेशर में भी होता है, लेकिन कुछ लोकल कॉजेज भी हो सकते हैं, ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकते हैं, कि आर्टरीज और वेन्स में प्रॉब्लम हो सकता है। अगर डायबिटीज और ब्लड प्रेशर नहीं है तो वो मोस्टली उसको इवेल्युएशन लगेगा, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को मिलके ही आप उसका प्रॉब्लम ढूंढ सकते हैं। उसके मतलब बहुत उनके कॉजेज, अकॉर्डिंग जो रीजंस थे उसमें से कुछ भी मेरे से मैच नहीं हुआ। ऑटो इम्यून कॉजेस हो सकते हैं। बहुत डिफिकल्ट है ये बताना, एटलीस्ट यहाँ पे विदाउट जस्ट ए स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन के साथ में, तो उसको तो मुझे इन्वेस्टिगेशंस भी लगेंगे। लेफ्ट हील बहुत पेन करता है, यू हैव टू हील पेन काफी होता है लेफ्ट साइड में। हील पेन, हील पेन। जी। हेलो, हेलो, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, कहाँ पे पेन है? लेफ्ट साइड के हील में पेन काफी, एड़ी में। एडी में। तो ये जितने भी पेन होता है ना लोगों को, देखो जॉइंट पेन है, हील पेन है, इसके रीजंस ये हो सकते हैं कि एक तो आपका फुटवेयर कैसा है, फिर आप खाने पीने में आपका यूरिक एसिड लेवल्स कैसे हैं, या फिर कोई एक्स्ट्रा बोन ग्रोथ हो गया है क्या जॉइंट में। तो ये सब चीज़ों को ना सिर्फ विटामिन डी और कैल्शियम खा के नहीं होगा, इसको पहले रीजन फाइंड करेंगे तो ही बेटर है। किसी किसी का प्रॉब्लम सर्जिकल होगा तो सर्जरी लगेगा, किसी को फिजियोथेरेपी है उसको फिजियोथेरेपी लगेगा, किसी को शायद वो आर्थराइटिस के वजह से तो उसको रुमेटॉइड आर्थराइटिस की दवाइयाँ लगेंगी, या फिर किसी को इसमें से कुछ भी सूट नहीं होगा तो उसको उसको अल्टरनेटिव थेरेपी करना पड़ेगा, एक्यूपंक्चर वगैरह। तो ये डिपेंड करता है। हरे कृष्णा। हरे उमा जी, आपका सवाल पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत। जी मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे कि मैं हूँ, तो जैसे आपने हर चीज से हर प्रॉब्लम होती है कुछ ना कुछ, जैसे कि होता है, तो हमें क्या होता है, जैसे हम नींबू का कुछ खट्टा लेते हैं या हल्दी में दूध लेते हैं, या यहाँ तक कि हाँ, नीम की पत्ती भी खाते हैं ना, तो पता नहीं अंदर से बॉडी से एकदम ऐसे खुजली जैसे होता है, और सेम वही प्रॉब्लम मेरे बेटे को होता है। तो ये मतलब किस चीज के लक्षण है? मतलब खट्टा चीज हम कुछ भी खा लें तो उससे ही हमें एलर्जी जैसे होता है, तो ये किस चीज के लक्षण? और धूप में अगर निकलेंगे तो भी हमें वो चीज होने लगी, क्या होता है जैसे धूप में कहीं निकलने के बाद? पोल्यूशन जैसी जगह पे, रेत मिट्टी है वहां पे, हाँ, तो ये माता तो जी ये ये किस चीज एलर्जी का? हो, एलर्जी ही है आपको मोस्टली तो। एलर्जी के कारण ऐसा होता है, या किसी का एसिडिटी के कारण भी एलर्जी होता है, कुछ कुछ लोगों को पित्त बढ़ जाता है तो उससे ये बॉडी में तकलीफ होती है, या एलर्जी डस्ट से, धूल से, किसी को इचिंग हो सकता है, सर्दी हो सकता है। और फिर आप इस कंडीशंस में एक तो एंटी एलर्जिक मेडिसिन ले सकते हैं, या विटामिन डी आपका चेक कर सकते हैं आप, विटामिन डी कम होगा तो भी एलर्जी प्रोन होगा, या किसी को बेसलाइन जेनेटिक लेवल की वजह से भी एलर्जी हो सकती है। तो इसमें फिर आपको कुछ एंटी एलर्जिक मेडिसिन लेना और प्रिवेंट करना, ये चीजें जो प्रिवेंशन इज बेटर ऑप्शन, कि आपको होगा है आपको, हरे कृष्णा, आपको है एलर्जी किसी चीज से, आपको पता चल गया है तो वो आपको नहीं, उसका सेवन नहीं करना चाहिए फिर। या फिर डस्ट से होगा है तो मास्क यूज कर सकते हैं, तो वो सब चीजें कर सकते हेलो,
जी सेम फिर वो कैसे मतलब वो बच्चे को भी ऐसे ही जा रहा है मतलब उसे भी वो सेम होता है प्रोसेस वही है। जेनेटिक होता है, यस। माँ से बच्चे को हो सकता है, पेरेंट्स से बच्चे को हो सकता है, तो उसको प्रिवेंशन करना ही ऑप्शन है। हरे कृष्ण। रागिनी प्रिया दासी सूरत, आप अपना सवाल पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद मैम। प्रभु जी मेरे प्रभु जी पहले मतलब एक्चुअली उनको डायबिटिक है, तो पहले वो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कर रहे थे, तो अभी उनका मतलब लेवल शुगर का बहुत बढ़ गया था, तो उन्होंने भी मतलब एलोपैथिक शुरू करा। तो मतलब इसके लिए आयुर्वेदिक बेस्ट है कि एलोपैथिक? कहते हैं ना कि एलोपैथ से साइड इफेक्ट भी कई बार हो जाते हैं बहुत ज्यादा, तो उनको भी उसके बाद उनके लेने के बाद उनको मतलब कोलेस्ट्रॉल उनका बढ़ गया थोड़ा सा, हार्ट में भी उनको मतलब वही तकलीफ हुई, मतलब ब्लॉकेज आए हैं उनको। तो मतलब उनको आयुर्वेदिक ही ट्रीटमेंट करना चाहिए या एलोपैथिक? तो अभी तो उनको ये सब इतना कॉम्प्लिकेशन हो गया है, तो उनको तो आयुर्वेदिक नहीं करना चाहिए उनको। आयुर्वेदिक नहीं करना चाहिए आयुर्वेदिक। अभी इतना ब्लॉक होने जितना तक उनका शुगर अगर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो उसको हाँ जी। एग्रेसिव मैनेजमेंट की जरूरत है, तो बहुत फास्ट मैनेजमेंट की जरूरत है। तो एलोपैथी में बहुत अच्छे ड्रग्स है, से डायबिटीज बहुत अच्छा कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेदिक तो अभी बहुत थोड़ा एक्सपेरिमेंटल जैसे हो जाएगा। तो अभी एविडेंस ज़्यादा एलोपैथी में है, तो अभी उनको इतने प्रॉब्लम हो गए हैं, तो उनको बेस्ट है कि एलोपैथी करें। कि डायबिटीज के कुछ ऐसे मेडिसिन भी है जो हार्ट के लिए अच्छे हैं, उसमें साथ साथ में दोनों काम हो जाते हैं। ठीक है। और प्रभु जी जैसे मेरी बॉडी में भी जैसे मुझे ना स्किन मतलब कुछ ऐसा लगता है कि एलर्जी या इचिंग वगैरह होती है, तो ये मतलब कोई स्किन एलर्जी है या मतलब किसी चीज से एलर्जी होती है? हो सकता है स्किन एलर्जी अभी हो मैंने सकता है, टेस्ट डायबिटीज। नहीं करवाया। हाँ जी। शुगर भी चेक करवा लीजिए आप अपना। स्किन प्रॉब्लम्स जिस व्यक्ति को बार बार हो गया, उसने शुगर चेक करवा लेना चाहिए एक बार भी। शुगर तो वैसे मेरी ओके आई है, मैंने अभी रिपोर्ट करवाया था। और मेरे को ये मतलब ईचिंग होती है तो उसमें जख्म जैसे हो जाते हैं मतलब इसलिए कहीं पे मतलब। शुगर ओके आना, और इसलिए मैं HbA1c बोलते कि HbA1c भी करवा लीजिए, हाँ क्योंकि जी। शुगर ओके हो सकता है कभी कभी। तो HbA1c करेंगे तो फिर एग्जैक्ट थोड़ा आइडिया आएगा। फिर ये डायबिटीज नहीं है तो उसके और स्किन के प्रॉब्लम, लोकल प्रॉब्लम है, एलर्जी है, उस पर फोकस कर सकते हैं। अब इस सत्र का हरे हम कृष्ण आखिरी सवाल लेते हैं। रागिनी प्रिया दासी, नहीं, रुक्मिणी मंगला दीदी जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा पंचांग माता जी। प्रणाम। प्रभु जी एक क्वेश्चन था मेरा, ये था कि जो मेरा बेटा है वो 17 साल का है और उसका बॉडी टेम्परेचर जो है हमेशा 98.6 से अबव रहता है। तो सारे टेस्ट भी करवाए हमने, कितने डॉक्टर्स को भी दिखाया, लेकिन मुझे कोई समहाउ अच्छा वो नहीं मिला। डॉक्टर्स कहते हैं कि बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है, तो प्लीज प्रभु जी इसमें कुछ इन सब चीजों का लेना देना कैसे पता चलेगा? लेकिन पेशेंट को कुछ तकलीफ है क्या? नहीं, तकलीफ तो ऐसी कोई नहीं है प्रभु जी, मतलब उसको बस कुछ ऐसा लगता नहीं है, बट टेम्परेचर उसका हाई रहता है, 98.7 99 तक चला जाता है। तो ठीक है, मतलब आप उस टेम्परेचर को ट्रीट करने की जरूरत नहीं है, पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं होगी, इतना सिग्निफिकेंट भी नहीं है। तो प्रभु जी क्या ये नॉर्मल है, इससे कोई कॉम्प्लिकेशन कोई कोई Yes, चीज का it कुछ हो is okay. सकता है? It is okay to have a temperature up to 99. ओके प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे Hare कृष्ण। Krishna. पंचांग प्रणाम। Thank you. हेलो Hare Krishna. हेलो। हेलो। हाँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर किसी का डायबिटीज में शुगर 150 से 160 रहता है हमेशा, तो उसका रीजन क्या है? दवाई वाई लेते हैं, सब कुछ लेते हैं? वो कितना 150 से 160 खाने के पहले का है, बाद नहीं, का है? फास्टिंग 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 वाला। फास्टिंग है तो और थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा फिर। तो उसका रीजन क्या है? उससे कभी नॉर्मली दवाई, फुल दवाई लेने के, डोज लेने के बाद भी नहीं होता कम? लेकिन फुल दवाई का आपका डेफिनेशन जानना जरूरी है फिर। यानी फुल दवाई का इंसुलिन मतलब क्या है? भी ले रहे हैं और मेडिसिन भी ले रहे हैं। तो वो डिपेंड करता है प्रभु जी, आपका लाइफस्टाइल कैसे है, आप क्या खा रहे हैं, दवाई जो आपको सूट कर रही है वो कितने डोज में चालू है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स है उसमें, कि उसमें से एक फैक्टर ढूंढना पड़ेगा। ये हो सकता है आपका डोज इनएडिक्वेट हो, जितना आप डोज है उससे ज़्यादा आपको डोज की ज़रूरत है, या आपका डाइट ठीक नहीं हो, या आपका या स्लीप ठीक नहीं हो। डाइट ज्यादा हो सकता है ऐसा? पॉसिबल है, डाइट है, मेडिसिन है, स्लीप है,
तो मल्टीपल फैक्टर्स होता है, इसको एक फैक्टर से पिन पॉइंट नहीं कर सकते, लेकिन आपका पर फास्टिंग 150 में मुझे कंफर्टेबल लगता है, आई फील वेरी वही कंफर्टेबल। मैं बोल रहा हूँ जी, एवरीबडी इज कंफर्टेबल विद डायबिटीज। अच्छा डायबिटीज का प्रॉब्लम कुछ नहीं होता है, वही प्रॉब्लम है डायबिटीज का, अच्छा एवरीबडी इज कंफर्टेबल विद इट, बट व्हेन इट शोज डिस्कम्फर्ट इट इज टू मच, अच्छा। टाइम इज गॉन। सेकंड मैंने और देखा था कि रात में जैसे 1-2 बजे के करीब शुगर बढ़ जाता है, कम हो जाता है, उसके बाद मॉर्निंग में फिर बढ़ जाता है। तो यानी मॉर्निंग में तो तुम्हारा 90, 100, 110 भी जाता है, पर सुबह होते होते 8-9 बजते बजते फिर वो 150-60 हो जाता है। क्या रीजन है बराबर। इसका? तो आपका एज कितना है लेकिन? 62। 62 साल है। कितने साल से डायबिटीज है आपको? तो करीब करीब 5-6-7 साल से है। HbA1c भी किया है आपने? हाँ वो तो करीब थोड़ा ज्यादा ही आता है, 8 के ऊपर आता है, 8.5 के ऊपर आता है। 8? कितनी गोलियां खा गए आप? एक गोली सुबह, एक गोली शाम को खाते, और एक और गोलियां हैं उसकी, और इंसुलिन है उसमें थोड़ा। अच्छा, इंसुलिन भी है ना? हम्म। तो बहुत आपका डायबिटीज है ना, बहुत पुराना होगा मेरे हिसाब से, अभी इंसुलिन लगाया मतलब तो बहुत टाइम हो गया अभी। नहीं, ये क्या हुआ कि जो कोरोना हुआ था, कोरोना के बाद से चालू हो गया, अदरवाइज तो नॉर्मल रहता था। कोरोना के बाद से शुगर बराबर। सडन शूट अप कर गया। एक इसको महीने तक शायद कम प्रभु था। जी डोज का ही मॉडिफिकेशन लगेगा, इंसुलिन को कम ज्यादा करना पड़ेगा आपको। अच्छा, टैबलेट को तो ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन इंसुलिन को करना पड़ेगा एडजस्ट। तो इंसुलिन की मैक्सिमम डोज क्या होती है? वो डिपेंड करता है पेशेंट के वेट पे, डिपेंड करता है वजन पे। जैसे 20 यूनिट लेते हैं तो उससे भी ज्यादा ली जा ले सकती है। सकते हैं, यस। अच्छा, एक बात और बताइए कि खाने के लिए अगर हम मिनिमम खाना कितना खाएं कि ताकि हमारा हेल्थ मेंटेन रहे, तुम्हारा कम से कम, यानी शुगर भी मेंटेन रहे और खाना भी कम से कम खाएं, तो जो तो खाना, बॉडी का जो ऑर्गन और सब काम कर रहा है, एनर्जी हाँ, प्रॉपर मिले आने। तो खाने में डायबिटीज के पेशेंट को तो ऐसा नहीं कि कम ज्यादा है, बहुत ज्यादा तो डेफिनेटली नहीं खाना चाहिए, लेकिन बहुत कम भी नहीं खाना चाहिए। तो जैसे दो आज तीन तक जो, तीन तीन रोटी से कम में तो भूख नहीं तो यही एनर्जी। प्रॉब्लम है कि कैसा है कि रोटी खाने से कुछ नहीं होगा, हाँ। आपको डायबिटीज में सब्जियां खानी है। अच्छा। रोटी एक खाएंगे तो भी चलेगा, हाँ। सब्जियां हैं ज्यादा हम्म। क्वांटिटी में खानी है, क्योंकि उसमें फाइबर है, उसमें न्यूट्रिशन है, सब उसमें ही है, प्रोटीन भी अच्छा, उसमें ही है। नहीं तो तो सब्जी और सलाद, एनर्जी के लिए कितना खाना चाहिए? सलाद और ये तो खाते हैं, पर एनर्जी के लिए, एनर्जी लेवल एनर्जी के में लिए खाना चाहिए। डिपेंड, एनर्जी एनर्जी के लिए भी वो मतलब जितना, वो डिपेंड करता है आपकी कैलोरी, मतलब कितना आपका रिक्वायरमेंट है बॉडी का। तो एक नॉर्मल व्यक्ति समझो 60 किलो का है। हाँ 1200 कैलोरी तो मिनिमम रिक्वायरमेंट, कुछ काम नहीं हाँ करें तो भी रहता है। तो 1500 के हाँ करीब अगर रिक्वायरमेंट अगर अपना रहे, हाँ। तो उसमें तो वो कितना तो रहना चाहिए? हर चीज का एक कैलोरी रहता है ना बाबू जी, एक हाँ कप में हाँ इतना हाँ। कैलोरीज होता है, वो उतना है, उससे ही मालूम पड़ेगा, उसको काउंट करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा उसके लिए। अच्छा अच्छा ये अच्छा। इतना है तो वो डॉक्टर से नहीं आएगा जवाब, वो आपको खुद को मेहनत करना पड़ेगा। एक कटोरी में आपने इतना स्प्राउट्स लिया है, तो उसमें कितने कैलोरीज है, अच्छा अच्छा, वो उस टाइप आपका की उद्देश्य क्या है उसके ऊपर डिपेंड है, कि आपको वजन कम करना है कि मेंटेन रखना है, बढ़ाना है, उस हिसाब से आपको कैलोरीज लेना पड़ेंगे। राइट। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्णा। अब मैं स्वागत करता हूँ संदीप कैमल जी का, हमारे सर्वर कृष्ण प्रभु। अब मैं निवेदन करता हूँ प्रभु जी आपसे कि आप हमें इस्कॉन डिवोटी हेल्थ केयर सर्विसेज के बारे में बताएं। आवाज नहीं आ रही है प्रभु जी। हरे कृष्णा। सॉरी, वो म्यूट पे था। तो बहुत बहुत जी धन्यवाद सभी उज्जैन भक्तों का कि आप लोग सवेरे सवेरे अपने साधना में से समय निकाल कर इस कार्यक्रम के लिए आए। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि स्वास्थ्य, साधना और सेवा, तो स्वास्थ्य के पर भी हमारा एक नजर होना चाहिए। तो इसी उपलक्ष्य में हमने ये सेवा शुरू की है, इस्कॉन डिवोटीज हेल्थ केयर सर्विसेज, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जिसमें हम लोग तरह तरह के अलग अलग जो भी टॉपिक्स हैं उस पर हेल्थ टॉक्स करते हैं। खाली उज्जैन में नहीं, विश्व भर में सारे कांग्रेगेशन के लिए कर रहे हैं। तो ये जो उज्जैन डिवोटीज के लिए हम हर महीने कर रहे हैं, तो उसी के साथ साथ आप लोगों को दिखेगा एक नंबर भी दिया है हमने 7391040162। ये एक 24 घंटे हेल्पलाइन नंबर है। अगर आपको कोई अपॉइंटमेंट लेना है या बुकिंग करना है या कुछ और इंक्वायरी करना है, तो ये नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। अभी ज़्यादा समय नहीं लूँगा। तो सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इतनी भारी मात्रा में आए, सवेरे की साधना को, अपने जपा के टाइम को थोड़ा
सेक्रीफाइस किया। बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे हेल्दी एंड बी ऑलवेज इन डिवोशनल सर्विस। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। नंबर एक बार रिपीट कर दीजिए ताकि हम लोग नोट कर लें। 7391040162। ये स्क्रीन पे शेयर किया हुआ है। मतलब मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, 7391040162। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा ब्रजेंद्र जी और दक्ष शंकरचंद प्रभु जी का, संदीप कैमल जी का और डॉक्टर प्रियांक दुमाडे सर का, कि जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर काफी साझा जानकारी दी है इस विषय को लेके। और सबका विशेष रूप से धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहते हैं कि वे इस सत्र में जुड़े हमारे साथ। और जितने भी आपके सवाल हैं तो आप हमसे फिर से दोबारा जुड़ सकते हैं। तो हम आपसे मुलाकात करेंगे अगले महीने एक विशेष नए विषय के साथ। तब तक के लिए अपनी सेहत का स्वास्थ्य रहे और खुश रहे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच।